नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे में होंगे और अपनी स्टडी जो हो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप अपनी स्टडी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि जल्दी से जो है वो आपका सिलेक्शन हो और आप अपना करियर जो है वो सेट करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों टीएनसी बुलेट सीरीज में। जैसा कि आपको पता ही है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम रोज सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से इन फ्यूचर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का और कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको जो है वो सही करके आए। कुल मिला के दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम पर्टिकुलर टॉपिक टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर लेते हैं उसको हम कंठस्थ करते हैं। फिर चाहे हमारे पास में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे अप्लाइड क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कहीं से भी आए, क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो सही ही जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बहुत डेप्थ नॉलेज लेके जो है वो हमने इस टॉपिक को जो है वो फिनिश किया है। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आ जाएगी 3 नोट 5 दैट इज ओस्टियो आर्थराइटिस, यानी कि 305 नंबर की क्लास आएगी जिसको हम पढ़ेंगे दोस्तों ओस्टियो आर्थराइटिस से। और ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो किया है हमने 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वहां से सेलेक्ट किया है, जिसको हम आज जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से और कैसे जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं या क्या क्या चीजें जो हम आज के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में जो है वो हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको सही करके आए। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ओस्टियो आर्थराइटिस। अब आपने अलग अलग सुना होगा, ओस्टियो आर्थराइटिस अलग है, देन उसके बाद रोमेटेड आर्थराइटिस अलग है। दो अलग अलग आर्थराइटिस आपने पढ़ेंगे। तो इसको हम जो है वो आज सेपरेट भी करेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे पास में आर्थराइटिस जो है वो रोमेटेड आर्थराइटिस है या और कोई किसी टाइप का जो है वो हमारे पास में आर्थराइटिस है उससे जो है वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट है। साथ के साथ जो है वो हमारे पास में एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे बेसिकली जो हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसकी स्टेज से रिगार्डिंग, देन इसके मैनेजमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्लिनिकल फीचर से भी आते हैं, और कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है इनसे बेसिकली जो है हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो वो सारी चीजें जो है हम आज के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली इसके अंदर जो है वो होता क्या है। और अगर देखा जाए तो दोस्तों आजकल हर दूसरे पर्सन जो ओल्ड एज पर्सन है उसके घुटनों में जो है वो दर्द होता है। तो वो जो घुटनों में दर्द है वो एक्चुअल में जो है वो हमारे पास में नी पेन है या ओस्टियोआर्थराइटिस का है या रूमेटिड आर्थराइटिस का है, किस प्रकार का पेन है और कैसे होता है, वो सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे और पूरा जो है वो इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो अच्छे तरीके से जो है वो देखिए, एक एक चीज हम सेलेक्ट करेंगे। इसकी एटियोलॉजी बहुत लंबी सारी है, अलग अलग ग्रुप में जो है इसकी एटियोलॉजी डिवाइड की गई है। हम पूरा नॉलेज जो है वो इसके बारे में गेन करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जहां जहां से जो जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो मैं आपको वहीं अंडरलाइन करा दूंगा। हालांकि टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है, तभी तो हमने जो है इसको बुलेट सीरीज के अंदर लिया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन से। तो काफी बार दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है उसको आप ब्रेक कर लो। कोई भी चीज ले लो, जैसे हमें पता है क्रोनिक रीनल डिजीज है या फिर जो है हमारे पास में लीवर सिरोसिस है, तो कोई भी चीज ऐसी होती है, एनीमिया है, हाइपोक्सीमिया है, तो उस वर्ड को जो है वो आप ब्रेक डाउन कर लो। ब्रेक डाउन कर लोगे तो आपके पास में एक पर्टिकुलर जो है वो उसके पास बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाती है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ओस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, ये वर्ड जो हो बेसिकली 3 चीजों से बना है। एक तो आता है ओस्टियो, एक होता है आर्थराइट और एक होता है आइटिस। अब आइटिस तो आप सब लोगों को पता होगा क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन। जिसके पीछे भी जो है वो हमारे पास में आइटिस लग जाए दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। जैसे लेरेंजाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, ऐसे हमारे पास में जो है वो ओटाइटिस में जिसके भी पीछे आइटिस लग जाता है वो हमारे पास में क्या होगी दोस्तों, इन्फ्लामेशन। तो आइटिस का मतलब तो हो गया हमारे पास में कि इन्फ्लामेशन है। अब देखो आर्थराइटिस का मतलब क्या हो गया, आर्थराइटिस का मतलब हो गया बेसिकली जॉइंट्स। ठीक है, आर्थराइटिस का मीनिंग होगा हमारे पास में जॉइंट्स। और ओस्टियो का मतलब हो गया एक तरीके से बोन से रिलेटेड संबंध है।
जो भी हमारे पास में बोन से रिलेटेड है, एग्जैक्ट नॉट बोन, बोन से रिलेटेड जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं ओस्टियो। तो एक तो होता है हमारे पास में आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस क्या हो गया दोस्तों? इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स, राइट राइट। ओस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है? ओस्टियो आर्थराइटिस में आता है कि हमारे पास में जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन तो हो रहा है, लेकिन वो बोन की डिफॉर्मिलिटी की वजह से। या तो हो सकता है कि वहां पे बोन घिस गई हो, या हो सकता है वहां पे कोई पर्टिकुलर चीज में जो हो वो स्कार बन गया हो, उसको हम बोलते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस, राइट। सिंपली ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी जॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए ये जॉइंट्स है, अब ये जो है वो हमारे पास में जॉइंट है। अब ये जॉइंट के अंदर मान लीजिए यहाँ पे कोई बैक्टीरियल आ गया और इन्फ्लामेशन हो गया, तो ये तो हो गया आर्थराइटिस, राइट। ओस्टियोआर्थराइटिस मतलब ये बोन जो है वो आपस में घिस के, इसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होके, किसी भी कारणवश डिजेनरेटिव कंडीशन में मान लो, एज रिलेटेड मान लो, किसी भी तरीके से जो है हमारे पास में ये बोन जो है वो घिस के वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। तो एक तो मीनिंग आपको समझ में आ गया। एक तो हो गया आर्थराइटिस तो किसी भी एज में हो सकता है नॉर्मली, लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस कब होगा? जब बोन घिस जाएगी। तो ओल्ड एज में जब हम देखते हैं इन्फ्लामेशन होता है, जॉइंट्स पेन होता है, वो एक्चुअल में ओस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। और बाकी नॉर्मली कंडीशन में किसी भी वजह से जो हो इन्फ्लामेशन होगा, वो हो गया आर्थराइटिस। तो यहां तक चीज समझ गए। आर्थराइटिस दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स। ओस्टियोआर्थराइटिस मतलब रिलेटेड टू जॉइंट्स जो है वो इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। तो अब इसको देखिए, ओस्टियोआर्थराइटिस इज ए क्रोनिक, लंबे समय तक, डीजनरेटिव, डीजनरेटिव का मतलब होता है एक बार होगी तो वापस से उसका जो है वो ठीक नहीं होता है, मतलब कोई चीज घस के उस स्टेज में पहुंची उसको बोलते हैं डीजनरेटिव। तो ओस्टियोआर्थराइटिस इज ए क्रोनिक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय progressive destructions of articular cartilage, formation of new bone that is osteophytes at the joint margin, and changes in the synovial ligaments and subchondral bone। अब देखो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये समझिए कि ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है। ओस्टियोआर्थराइटिस इज क्रोनिक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है, यानी कि ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो हमारे पास में क्रोनिक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है, जो कि बेसिकली जो है वो किसकी वजह से होता है? इट प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो हमारे पास में आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये जैसे हमारे पास में जो है वो कार्टिलेज है, तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन का था वहां पे उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। अब देखो इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे एज पे नई नई बोन जो है वो बनना चालू हो जाएगी, ओस्टियोफाइट्स जो है वो बनाना चालू हो जाएगी। जो भी हमारे पास में जॉइंट्स के मार्जिन है वहां पे नई नई सेल्स जो है वो बनाना चालू कर देंगे। एंड चेंजेज इन द साइनोवियल लिगामेंट एंड सबकॉन्ड्रियल बोन। अब इसकी वजह से क्या क्या चीजें चेंजेज होगी? ये जो हमारे पास में साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें चेंजेज होगा, इससे जो लिगामेंट जुड़े हुए हैं, राइट, एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। तो ये तो आपको पता ही है कि जो हमारे पास में, ठीक है, कोई भी चीज जैसे बोन से बोन को जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं हम दोस्तों? लिगामेंट, ठीक है। एंड बोन टू मसल्स को जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं टेंडन, राइट। तो ये चीज हो गई हमारे पास में कि ये जो हमारे पास में जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, लिगामेंट्स है, या जो सबकॉन्ड्रियल बोन है, वहां पे चेंजेज आ जाते हैं। कुल मिला के सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है? एक क्रोनिक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होता है किसका? आर्टिकुलर कार्टिलेज का, जिसकी वजह से नई बोन का फॉर्मेशन होता है। जो जॉइंट्स के मार्बल है, मार्जिन्स हैं, वहां पे नई नई जो है वो शिस्ट सी बन जाती है, और उसकी वजह से जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, लिगामेंट है एंड सबकॉन्ड्रियल बोन है, उसमें जो है वो चेंजेज आ जाते हैं। देन इट लीड्स टू, अब इसकी वजह से क्या होगा भाई? हमारे बोन जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो गया, नई नई बोन बन गई, उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? एक तो पेन स्टार्ट हो जाता है, एंड स्टिफनेस, जॉइंट के अंदर जो है वो स्टिफनेस हो जाती है, डिक्रीज मोमेंट, मोमेंट जो है वो डिक्रीज होता है, एंड डिफॉर्मिलिटी ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट्स। अब जो अफेक्टेड जॉइंट हो चुका उसके अंदर जो है वो अलग डिफॉर्मिटी बन जाती है। तो ये होता है हमारे पास में ओस्टियोआर्थराइटिस। जो भी चेंजेज हुई, साइनोवियल कार्टिलेज जो है वो डैमेज हुआ, देन उसकी वजह से जो है वो नई नई बोन बनी, उसकी वजह से लिगामेंट, टेंडन, वो सारी चीज़ें जो है वो डैमेज हुई, उसकी वजह से पेन होगा, स्टिफनेस होगा, डिक्रीज मोमेंट होगा, और जो जॉइंट है उसमें डिफॉर्मिटी, कई बार देखते हो ओल्ड एज में जो है वो जॉइंट जो है वो टेढ़े हो जाते हैं।
तो ये सारी की सारी जो है वो क्या होता है दोस्तों, ओस्टियो आर्थराइटिस। सिंपली आप देखोगे कि जो बूढ़े लोग हैं उनके जॉइंट्स किस तरीके से हो जाते हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 95% जो है वो ओस्टियो आर्थराइटिस। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि इसको किस किस नाम से जो है वो जाना जाता है। अदर नेम ऑफ ओस्टियो आर्थराइटिस, तो इसका एक नाम होता है डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, ध्यान रखना डीजेडे, ठीक है। डीजेडे क्या होता है, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। डीजेनरेटिव का मतलब जो हमारे पास में जॉइंट है वो चेंजेज हो रहे हैं, मतलब घिस गए हैं, एंड जॉइंट्स के अंदर जो डिजीज है उसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइपरट्रोफिक आर्थराइटिस। हाइपरट्रोफिक आर्थराइटिस मतलब वहां पे कोई चीज का नया फॉर्मेशन हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा, वो होता है हाइपरट्रोफी। तो हाइपरट्रोफी आर्थराइटिस भी इसको नाम से जानते हैं। एंड थर्ड नाम होगा वियर एंड टियर आर्थराइटिस। वियर एंड टियर क्यों दोस्तों, जो पुरानी वाली जो कार्टिलेज था वो तो हटने लग जाती है, यानी कि जो पुरानी वाली जो है हमारे पास में डैमेज था, ठीक है, वो तो हट जाती है, और साथ के साथ जो है हमारे पास में क्या आ जाता है, नई वाली चीजें जो है वो जुड़ जाती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वियर एंड टियर आर्थराइटिस। भाई जो हमारे पास में ये जैसे मान लो पुराना वाला जॉइंट्स है, तो इसके अंदर जो हमारे पास में पहले वाला जो कार्टिलेज था वो तो हटने लग गया, और नई नई जो है वो चीजें बनने लग जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं वियर एंड टियर आर्थराइटिस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में दोस्तों एपिडेमियोलॉजी, यानी कि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये जो ओस्टियो आर्थराइटिस है वो कितना और कैसे जो है वो प्रेजेंट होता है, इसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, देखिए यहीं पे चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा था ना कि आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटिड आर्थराइटिस में जो है वो हम आज डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला डिफरेंशिएट तो आपका यहीं पे आ गया, क्या आ गया दोस्तों, कि जो आर्थराइटिस था, आर्थराइटिस क्या है दोस्तों, इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स पेन। जॉइंट पेन के अंदर जो है हमारे पास, या जॉइंट्स के अंदर जो है हमारे पास में इन्फ्लामेशन होता है, इसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस की मेन मैक्सिमम जो है वो फॉर्म होती है। आर्थराइटिस हो गया इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स। अब इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स हो गया तो वो हमारे पास में बोन की वजह से होता है, बोन डिजेनरेटिव की वजह से होता है, तो 90% तो ये होगा। बाकी सेकेंडरी चीज आता है जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से हो जाए, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, यूजुअली अफेक्टेड ओल्डर एडल्ट्स मोर देन 50 ईयर्स। ऑफ कोर्स ओस्टियो आर्थराइटिस, जहां हर लाइन के बाद में बता रहा हूं कि बेसिकली जो है हमारे पास में ओस्टियो आर्थराइटिस जो है वो कौन से एज ग्रुप के बाद में देखने को मिलता है दोस्तों, 50 साल या 50 साल से ऊपर की जो कंडीशन आती है उसमें जो है वो हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया मोस्ट कॉमन इन वुमन देन द मेन। ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छी चीज इन द सेंस समझने के लिए बता रहा हूं, वैसे मैं कोई फीमेल के अपोजिट नहीं हूं। ये जो है वो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, वुमन में जो है वो ज्यादा होता है देन टू मेन। क्यों, वो बेसिकली होता है आफ्टर मीनोपोज होता है, और उसका मेन रीजन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हमारे पास में मीनोपोज के बाद में जो है वो सीक्रेट नहीं होता है। सीक्रेट नहीं होता है तो नई नई जो बोन फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है, और इसी की वजह से जो है वो वुमन में ये सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि कंपेयर करेंगे मैन एंड वुमन में, तो वुमन में जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली देखने को मिलता है आफ्टर मीनोपोज। मीनोपोज से पहले कोई चांसेस नहीं है कि उनको हो जाए, हाँ मीनोपोज के बाद जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड देन लास्ट आता है कॉमन जॉइंट्स, यानी कि जो ओस्टियो आर्थराइटिस है वो कौन कौन से जॉइंट्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा तो देखने को मिलता है दोस्तों नी। जिसको देखो जितने भी बूढ़े लोग हैं 90% जो है वो अपने घुटनों को लेके बैठे रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ओस्टियो आर्थराइटिस का मेन रीजन होता है वो होता है हमारे पास में नी, और उसका भी कारण है क्योंकि नी वाला जो है वो पूरी बॉडी के वजन को जो है वो असेंबल करता है, पूरी बॉडी के वजन को जो है वो उठाता है, इसकी वजह से वो घिसता भी ज्यादा है, यूं समझ लीजिए, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जॉइंट की बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है इसके अंदर नी। देन आता है हमारे पास में हिप, स्पाइन, हैंड्स एंड स्मॉल जॉइंट्स ऑफ फिट। पैरों के जो है वो स्मॉल जॉइंट्स है उनके अंदर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में मेन जॉइंट्स में यही होता है, सबसे मोस्ट होता है हमारे पास में नी। ये काफी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ओस्टियो आर्थराइटिस है वो सबसे ज्यादा कौन से जॉइंट्स में देखने को मिलता है, तो नी जॉइंट्स में देखने को मिलता है। अगर नी ऑप्शन नहीं आता तो फिर आप किसको करके आओगे दोस्तों, हिप जॉइंट को करके आओगे। ये हो गया हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है वो हमारे पास में ओस्टियो आर्थराइटिस जो है वो इतना देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी।
पैथोफिजियोलॉजी इन द सेंस कि ऐसी बेसिकली जो है वो क्या रीजन होता है जिसकी वजह से हमारे पास में जो है वो ये सारी चीजें होती है। तो पहली चीज स्टेप बाय स्टेप जो ऑलमोस्ट हम बार बार जिक्र करें उसी तरीके से सबसे पहले तो क्या होता है, कार्टिलेज डीजनरेशन होता है। यानी कि कोई भी हमारे पास में जॉइंट्स है, जैसे ये हमारे पास में दोस्तों जॉइंट्स है, राइट, ये हमारे पास में कोई भी जॉइंट है, तो जॉइंट के ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पे जो है वो क्या दोस्तों, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, साइनोवियल कैविटी की बात करें तो यहाँ पे जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, राइट। अब ये कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। सबसे पहली चीज यही शुरू होती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेस एंड एजिंग, यानी कि धीरे धीरे जो है मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से एंड एजिंग की वजह से, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ कार्टिलेज इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे जो हो हमारे पास में मैकेनिकल स्ट्रेस जो हो बढ़ता है, देन उसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्टिलेज इलास्टिसिटी है वो अपनी चीजें खो देता है। यानी कि जो कार्टिलेज है वो अपनी इलास्टिसिटी जो है वो खो देता है, जो खींचने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे खींच देता है, एंड उसकी जो भी स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लॉस ऑफ कार्टिलेज इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ, यानी कि कार्टिलेज की इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ जो हो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वो जो है वो अपनी चीजें खो देता है। देन उसकी वजह से क्या होता है, द कार्टिलेज बिकम सॉफ्ट, रफ एंड इवेंटली इरोज्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी तो वो एक जगह इकट्ठा रहेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा एंड रफ देखने को मिलेगा, एंड इवेंटली इरोज्ड। इरोज मतलब जैसे कोई चीज पे खरोंच सी आ जाती है वैसे जो है वो हमारे पास में कार्टिलेज हो जाएगी। तो सबसे पहली स्टेप क्या हुई दोस्तों कि कार्टिलेज का जो है वो डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारे पास में जो कार्टिलेज है, ये जैसे हमारे पास में कार्टिलेज है वो धीरे धीरे अपनी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ को जो है वो खो देगा। अब इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ को खो देगा जिसकी वजह से वो सॉफ्ट, रफ एंड इवेंटली जो है वो इरोज हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर जो है वो खरोंचे आने लग जाएगी। देन उसकी वजह से क्या होगा, सबकॉन्ड्रियल बोन चेंजेज। अब हमारे पास में जो सबकॉन्ड्रियल बोन है, यानी कि अगर साइनोवियल जॉइंट्स को देखें, ऑलरेडी जॉइंट्स मैंने जो है बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, अगर आप जो है वो सब एरिचिनोइड बोन के उसको अंदर देखोगे तो वहां पे धीरे धीरे जो है वो चेंजेज होने लग जाएंगे। क्या हो जाएगा, एक्सपोजर ऑफ अंडरलाइन बोन, यानी कि जो ऊपर वाला कार्टिलेज है ये धीरे धीरे कार्टिलेज जो है वो हटने लग जाएगा। कार्टिलेज क्या है, जस्ट एक तरीके से जो है वो हमारे पास में लेयर टाइप से प्रेजेंट होती है। अब वो कवरिंग होती है, जैसे हमारे पास में वायर होता है, वायर के ऊपर जो है वो कवरिंग आती है रबर की, तभी तो करंट पास नहीं होता। करंट मतलब दूसरे को टच में नहीं होता, वैसे अंदर तो पास होता ही रहता है। ठीक उसी तरीके से कोई भी बोन होती है इसके ऊपर जो है हमारे पास में कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज जो है वो हमारे पास में क्या होता है, जब घिस जाएगा तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका एक्सपोजर हो जाएगा। एक्सपोजर होने की वजह से क्या होगा, थिकनिंग मतलब स्क्लेरोसिस एंड सिस्ट फॉर्मेशन। स्क्लेरोसिस हो जाएगा और यहाँ पे छोटी छोटी जो है वो सिस्ट बनना चालू हो जाएंगे इस ऐसे। ठीक है, यानी कि जैसे जो है वो हमारे पास में कार्टिलेज हट जाएगा, कार्टिलेज हटेगा तो ये दोनों आपस में घिसेंगे और वहां पे जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, सिस्ट का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन मतलब वहां पे नई सेल्स का जो है वो ग्रोथ होने लग जाता है। बोन वाली सेल्स, नॉर्मल सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं। ओस्टियोसाइट का मतलब हो गया कि जो बोन ग्रोइंग सेल्स है, भाई एक होता है ओस्टियोफाइट और एक होता है हमारे पास में ओस्टियोसाइट। ठीक है, तो ओस्टियोफाइट वाला तो धीरे धीरे जो है हमारे पास में ओस्टियोक्लास्ट होती है उसको जो है वो खत्म करने वाली, और ओस्टियोफाइट होती है उसको फॉर्मेशन वाली। ओस्टियोफाइट फिर ओस्टियोसाइट में बदलती है, राइट, इतना ध्यान रखना। ओस्टियोफाइट ओस्टियोसाइट में बदलती है, ओस्टियोसाइट जो है बोन फॉर्मेशन करती है एंड ओस्टियोक्लास्ट जो है वो उस बोन का रिमॉडलिंग करती है। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेज आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, बोन ग्रो एट द मार्जिन ऑफ द जॉइंट्स टू कंपनसेट फॉर लॉस। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारे पास में साइनोवियल जॉइंट्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको इमेज ही दिखा देता हूँ, जो हमारे पास में साइनोवियल जॉइंट्स हैं वहां पे धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा दोस्तों, वहां पे हमारे पास में, ये लो मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं कि ये जो हमारे पास में साइनोवियल जॉइंट्स है, तो ये साइनोवियल जॉइंट्स के हमारे पास में इधर जो मार्जिन है, जस्ट लाइक ये और ये जो मार्जिन है, वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे नई जो है वो बोन ग्रो करने लग जाएगी। वो किस लिए, कि जो चीज घिस गई है उसको जो है वो कंपनसेट करने के लिए, एंड लीड्स टू बोनी आउटग्रोथ, जिसको बोलते हैं स्पर्श।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो छोटी छोटी बोन जो है वो ग्रोथ करने लग जाएगी इस तरीके से, राइट। इस तरीके से छोटी छोटी बोन जो है वो ग्रोथ करने लग जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों स्पर्श। तो वहां पे जो आउटग्रोथ हो जाता है वो स्पर्श कहलाते हैं, और ये स्पर्श जो है हमारे पास में वैसे काम के नहीं होते, बल्कि ज्यादा ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, साइनोवियल इन्फ्लामेशन। जो हमारे पास में साइनोवियल कैविटी है वहां पे जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और जो हमारे पास में फ्लूइड भरा हुआ वहां पे भी जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। यानी कि माइल्ड इन्फ्लामेशन में अकर ड्यू टू कार्टिलेज डिब्राइज इन साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जो है हमारे पास में जो कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज टूट चुका है वो वहीं पे बिखर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, वहां पे माइल्ड इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, जॉइंट स्पेस नैरोइंग। अब जो कार्टिलेज है वो घिस चुकी है, देन नई बोन जो है वो आगे ग्रोथ हो चुकी है, तो जो हमारे पास में जॉइंट्स के बीच में जैसे इतना स्पेस था, अब सोचिए जो कार्टिलेज है वो तो घिस गई है, उसको कवर करने के लिए दूसरी बोन जो है वो आ गई है, तो जो स्पेस इतना था वो अब इतना रह जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट स्पेस नैरोइंग। तो इसके अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ कार्टिलेज कॉजेज द बोन टू मूव क्लोजर, रिड्यूसिंग जॉइंट स्पेस एंड पेन एंड रिस्ट्रिक्टेड मोमेंट। और उसकी वजह से पेन होता है और मोमेंट जो है हमारे पास में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो ये हमारे पास में 5 स्टेप के अंदर जो है हमारे पास में पैथोलॉजी फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। क्या क्या चीजें, पहली चीज आ गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज डीजनरेशन। यानी कि कार्टिलेज का जो है वो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। कार्टिलेज अपनी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ को जो है वो धीरे धीरे खो देती है, जिसकी वजह से वो रफ और इरोज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास में सब कॉन्ट्रेल बोन का जो है उसमें चेंज आते हैं, उसमें थिकनिंग आ जाती है और स्क्लेरोसिस फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। देन उसके बाद में उसको कवर अप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए जो है वो ऑस्टियोफाइट्स जो है वो न्यू ग्रोथ करती है, और छोटे छोटे जो है वो हमारे पास में ओवर ग्रोथ बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं स्पर्श। देन उसके बाद में जो है हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज जो टूट चुका है वो कार्टिलेज अब वहीं पे जो है वो बिखर चुका है, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। देन इन्फ्लामेशन होने के बाद में क्या होता है, जो बोन के बीच में स्पेस बना होता है वो स्पेस नैरो हो जाता है, और बोन आपस में जो है वो रगड़ खाने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है और मोमेंट हमारा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ये हो गया हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। अब बात कर लेते हैं स्टेजेज ऑफ नी ओस्टियोआर्थराइटिस। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर नी का बता रखा है, जबकि हम बात करते हैं पूरे जो है वो हमारे पास में ओस्टियोआर्थराइटिस की। तो ये बेसिकली जो है वो 4 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। बहुत ईजी है, नो डाउट। पहला था डाउटफुल। डाउटफुल इन द सेंस कि हम सिग्निफिकेंट नहीं कर पाते हैं कि ये एक्चुअली जो हमारे पास में जॉइंट पेन है वो ओस्टियोआर्थराइटिस का है या और किसी वजह से है, राइट। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में ओनली 10% कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो जाता है, और हल्का हल्का जो है वो हमें थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन जो है वो प्रेजेंट होगा, यानी कि मिनिमम डिस्ट्रप्शन देयर आर ऑलरेडी 10% कार्टिलेज लॉस। और इस फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है हमें कई बार साइन सिम्टम्स भी जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में सेकेंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टेज। माइल्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, जॉइंट स्पेस धीरे धीरे जो है वो नैरो हो जाएगा, और जो हमारे पास में ओस्टियोफाइट्स थी वो ग्रो करेंगे, तो उसकी वजह से वहां पे छोटे छोटे स्पर्श बनना जो है वो चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉडरेट। मॉडरेट वाले के अंदर क्या होता है, स्पेस और थोड़ा सा जो कम होगा, और जो कार्टिलेज है वो कंप्लीटली जो है वो डैमेज हो जाएगी, और दोनों बोन आपस में जो है वो आके नजदीक आ जाएगी। और फोर्थ स्टेज आती है सीवियर स्टेज। इसके अंदर आपको पता ही है, इसके अंदर दोनों बोन जो है वो आपस में एक तरीके से जो है वो चिपक ही जाती है। अब चिपक जाएगी तो मोमेंट जो है वो हमारे पास में नहीं होगा, या बहुत सीवियर पेन जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में कोजेज। मैंने पहले कहा था कोजेज को जो है बड़ी अलग अलग कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया। तो इसको जो है बेसिकली हमारे पास में 4 कैटेगरी में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। इसको हम 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोसिस को देखेंगे। तो सबसे पहले कोजेज में आ गया प्राइमरी, जिसको हम इडियोपैथिक ओस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। अब देखो जहां कहीं पे भी आपको पता ही है इडियोपैथिक वर्ड आ जाए तो आपको पता ही इडियोपैथी मतलब अननोन, मतलब ओस्टियोआर्थराइटिस क्यों हो रहा है उसका एग्जैक्ट जो है वो कोजेज हमारे पास में जो है पता नहीं चलता। इसको बोलते हैं प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस। इट मींस
अकर्स विदाउट एनी नॉन कोजेज यूजुअली रिलेटेड टू, यानी कि एग्जैक्ट जो है हमारे पास में कोजेज नहीं पता है, लेकिन हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और उसमें हम क्या प्रिंसिपल लगाते हैं, वियर एंड टियर वाला, कि कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे पुराना वाला कार्टिलेज जो है वो हटता रहता है, ये हम लगाते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग इन द सेंस कि किसी फैमिली के अंदर किसी को जो हो पहले जॉइंट पेन या हम कहें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस था, तो फिर आगे वाली संतति को भी जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हमें देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट, जिसमें हमें एग्जैक्ट जो है वो कोजेज नहीं पता होता। सेकेंड आ गया हमारे पास में सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको जो है वो हमारे चार में दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस इन द सेंस कि इसके अंदर जो हमारे पास में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसकी जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो चीज होती है, मतलब पर्टिकुलर जो है वो रीजन होता है कि हाँ इसकी वजह से जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। जैसे पहला आ गया जॉइंट इंजरी और ट्रोमा। किसी भी जो है वो इंजरी की वजह से या ट्रोमा की वजह से जो है हमारे पास में ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। कहीं चोट लग जाती है, कहीं घुटने के बल जो है वो बाइक से गिर जाते हैं, तो उनको जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं हाँ इसकी वजह से ये चीज हुआ। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी, इंक्रीज लोड ऑन जॉइंट्स। देखो ओबेसिटी तो ऐसी कोई डिजीज नहीं है जिसके लिए जो है वो पॉजिटिव एजेंट नहीं है। ओबेसिटी तो जिंदगी में सब बीमारियों का जो है वो घर होता है। तो ओबेसिटी होगी, अब ओबेसिटी होगी तो वजन ज्यादा रहेगा, वजन ज्यादा रहेगा तो जॉइंट्स पे जो है वो हमारे पास में वजन भी ज्यादा पड़ेगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना जो है वो ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात। कई बार जो है हमारे पास में जन्मजात जो है वो बोन के डिसऑर्डर प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, जैसे हिप डिस्प्लेसिया, वो सारी चीजें, या डेवलपमेंट डिसऑर्डर, विटामिन डी की कमी से हो जाए या फिर और किसी चीज की वजह से जो है हमारे पास में स्केलेटल सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज इन द सेंस जैसे डायबिटीज है, गाउट है। अभी कुछ दिन पहले हमने गाउट को जो है वो देखा था, उसके अंदर हमारे पास में यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन में आते हैं, वो क्रिस्टल जो है वो हमारे पास में कहाँ पे जाके जो जॉइंट्स हैं वहां पे जाके अटैच हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मेटाबॉलिक डिजीज। नेक्स्ट आता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस इन द सेंस जैसे रूमेटिड आर्थराइटिस। कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए किसी भी जॉइंट्स के अंदर जो है इन्फ्लामेशन हो जाए उसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। अब वो इन्फ्लामेशन जो है वो रूमेटॉइड की वजह से होता है, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसको भी हम देख लेते हैं, ऑलरेडी हमने आर्थराइटिस को पढ़ लिया, ऑस्टियो आर्थराइटिस को देख लिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी जो हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होगा, ऑलरेडी जो है वो आपने देखा होगा कि रूमेटिक फीवर होता है। वो रूमेटिक फीवर जो है वो किसकी वजह से होता है, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है। अब नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है और वो उस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जैसे हमारे पास में इम्यूनिटी डेवलप होती है उस बैक्टीरिया को जो है वो किल कर दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास में जो रूमेटिक फीवर वाले बैक्टीरिया है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के बैक्टीरिया को मारने के लिए जो एंटीबॉडीज होती है वो हमारे खुद के शरीर पे ही अटैक करने लग जाती है। और वो बेसिकली जो है 5 जगह अटैक करती है। कहाँ कहाँ पे, वो हमारे पास में ब्रेन पे अटैक करती है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं, वो उसको हम जो है वो कोरिया जो है वो डिजीज कोज करता है, इसीलिए उसको रूमेटिक फीवर की वजह से होता है, उसको बोलते हैं रूमेटिक कोरिया। सेकेंड वो अटैक करती है हमारे पास में हार्ट पे, इसीलिए तो जो है वो आपने देखा होगा रूमेटिक हार्ट डिजीज। तीसरी वो करती है हमारे पास में स्केलेटल सिस्टम पे। तो अगर जॉइंट्स पे हमारे पास में वो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया वाली एंटीबॉडीज अगर हमारे पास में जॉइंट्स पे अटैक करे, उसको हम कहते हैं रूमेटिड आर्थराइटिस। और रूमेटिड आर्थराइटिस जो है वो ऑलवेज ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर आता है, नॉर्मल डिजीज के अंदर नहीं आता है। देन उसके बाद 3 जगह होगी, चौथा वो स्किन के ऊपर अटैक करती है और हमारे पास में जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू पे अटैक करती है। बेसिकली 5 जगह अटैक करती है। सिंपली आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो रूमेटिक फीवर वाला जो बैक्टीरिया है, दैट इज ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, उसको मारने के लिए जो एंटीबॉडीज डेवलप होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो एंटीबॉडीज जो है हमारे खुद के टिश्यू को मारने लग जाती है, इसको हम कहते हैं वो दोस्तों ऑटो इम्यून। और वो बेसिकली 5 जगह होती है जो मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हार्मोनल चेंजेज, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। हार्मोनल चेंजेज कैसे
कि दोस्तों नॉर्मली आपको पता है कि जब हमारे पास में एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है तो उस टाइम पे हमारे पास में जो है वो कोई भी जॉइंट्स के अंदर जो है वो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे हमारे पास में एस्ट्रोजन जो है वो सिक्रेशन नहीं होगा, देन फिर हमारे पास में ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और एस्ट्रोजन कब नहीं निकलेगा? जब हमारे पास में पोस्ट मेनोपॉज की कंडीशन आती है। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में सेकेंडरी आर्थराइटिस। तो कोजेज को जो है वो दो कैटेगरी के अंदर, पहला हो गया हमारे पास में प्राइमरी, दैट इज कॉल्ड इडियोपैथिक, मतलब कोई रीजन पता नहीं है कि एग्जैक्ट किसके कारण से जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। सेकंड आता है हमारे पास में सेकंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें हमें रीजन का जो है वो पता चलता है कि इसकी वजह से जो है वो ये चीज हो रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर इन द सेंस कि किसकी वजह से जो है वो हमारे पास में से कौन कौन से एजेंट हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को जो है वो बढ़ावा देते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब ये हो गया कि डायरेक्टली ये डिजीज को जो है वो कोज नहीं करते हैं, लेकिन हमारी डिजीज को जो है वो बढ़ावा जरूर देते हैं। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहली चीज आ गई इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो है वो संभावना ही बढ़ जाती है। एग्जैक्ट रीजन का नहीं पता है, लेकिन ऑलरेडी हमने वियर एंड टीयर वाला प्रिंसिपल फॉलो करके जो है उसको समझा। नेक्स्ट आता है फीमेल जेंडर। फीमेल जेंडर क्यों? क्योंकि दोस्तों मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन जो है वो सीक्रेट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास में जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। थर्ड आता है हमारे पास में ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से क्या होता है? ओबेसिटी की वजह से वजन ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा तो हमारे पास में जो जॉइंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो हमारे पास में प्रेशर पड़ेगा, उसके ऊपर जो है वो हमारे पास में ज्यादा वजन पड़ेगा, जिसकी वजह से कार्टिलेज वो जल्दी से जो है वो डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है रिपीटेटिव जॉइंट्स यूज और ऑक्यूपेशन, यानी कि बार बार जो है वो हमारे पास में ऐसी जगह या ऐसा काम करते हैं जहां पे हमें जॉइंट्स पे जो है वो ज्यादा वजन पड़ता है, जैसे नेलिंग, हेवी लिफ्टिंग। आपने देखा होगा कई लोग जो है वो सीमेंट के कट्टे जो है वो उठाते हैं, बैठते हैं, फिर उसके बाद ऊपर लेके जाते हैं। तो जहां पे हमारे पास में ज्यादा जो है वो जॉइंट्स को यूज में लेना है और वो भी वजन के साथ में, तो वहां पे भी जो है वो हमारे पास में ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जॉइंट इंजुरी। जॉइंट इंजुरी जैसे मान लीजिए घुटनों के बल गिर गए या चोट लग गई, तो उसकी वजह से भी जो है हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, ये चीज होती है। नेक्स्ट आ गया जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि फैमिली में अगर किसी को जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो है वो कंप्लेंट है, तो इन फ्यूचर में जो है हमारे पास में बाकी लोगों के अंदर भी जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस या होने वाली संतति के अंदर जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट मसल्स वीकनेस एंड पुअर पोस्चर। कई बार जो है मसल्स वीकनेस की वजह से जो है, जैसे लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, उसके वीकनेस की वजह से, या पुअर पोस्चर इन द सेंस जैसे हम काफी लंबे समय तक जो है वो अलगती पालगती सकुमुचु जिसको हम बोल के बैठते हैं, वैसे उस टाइम पे लंबे समय तक बैठे हैं, या ऐसी जगह पे बैठे जहां पे हमें जो है वो ज्यादा कंजेस्टेड वाली जगह पे ज्यादा जो है वो हमारे पास में नी के ऊपर जो है प्रेशर आए, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास में जो है वो दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन कौन से जो है मेनली कॉमनली जॉइंट अफेक्ट होते हैं। वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। सबसे मेन चीज नी है, जो कि एग्जाम में आता है, मैंने वहां पे भी बताया है, यहाँ पे भी जो है मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आता है सेकंड मोस्ट, दैट इज कॉल्ड हिप्स। देन उसके बाद साइनोवियल स्पाइन, जिसमें सर्वाइकल और लंबर आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हैंड्स के। हैंड्स में आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ये हो गया हमारे पास में डिजिटल, ठीक है, डिजिटल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, और ये आ गया हमारे पास में प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। ठीक है, तो हैंड्स के अंदर हमारे पास में क्या डिजिटल वाले मतलब दूर वाले, ये जैसे हमारे पास में डिजिटल हो गया तो डिजिटल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, और ये हो गया हमारे पास में प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। नेक्स्ट फिट की बात करें तो फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स, जहां पे हमारे पास में गाउट की संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास में जॉइंट्स है जिसके अंदर जो है हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कैसे जो है वो आप पता लगाओगे या कैसे जो है वो देखोगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो है हमारे पास में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों पेन एंड स्टिफनेस, ये चीज तो आपको 100% देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो आता है हमारे पास में पेन। तो पेन की अगर हम बात करें तो दोस्तों डीप एचिंग जॉइंट्स पेन एंड वर्सेंट बाय मूवमेंट एंड एक्टिविटी। जैसे जैसे आप मूवमेंट करोगे वैसे वैसे जो है वो जॉइंट पेन बढ़ता है। रिलीव करोगे या आराम से बैठे रहोगे तो जॉइंट पेन नहीं होता है, लेकिन जैसे मान लो बैठे हैं जॉइंट्स पेन नहीं होगा। अपने बड़े बुजुर्गों की बात करें, बैठे हैं जॉइंट पेन नहीं होगा,
राइट। लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करेंगे तो हल्का फुल्का जॉइंट पेन होगा। लेकिन अगर सीढ़ियां चढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर पेन होता है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास में कि डीप एंड एचिंग होता है पेन। जैसे जैसे ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे वैसे वैसे जो हो पेन ज़्यादा बढ़ेगा। एंड रिलीव बाय रेस्ट इन अर्ली स्टेज। शुरुआती स्टेज में क्या है, रेस्ट करते हैं तो हमें पेन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा निजात मिलता है, लेकिन बाद में जो है वो नहीं मिलता है। शुरू में तो जो है हमें उससे जो है वो निजात मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नाइट पेन में अकर इन एडवांस स्टेज। शुरू वाली स्टेज में जब हमारे पास में कार्टिलेज वगैरह जो है वीक होते हैं तो हमारे पास में नाइट के अंदर भी जो है वो पेन देखने को मिलेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स है हमारे पास में स्टिफनेस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो स्टिफनेस, यानी कि जॉइंट के अंदर जो है वो हमारे पास में स्टिफनेस देखने को मिलेगी। दैट इज मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग लेस देन 30 मिनट्स, यानी कि सुबह सुबह जो है हमारे पास में जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट ही नहीं होगा। सीवियर वाली जो है वो स्टिफनेस हो जाएगी, मतलब बिल्कुल लकड़ी की तरह जो है वो कड़क हाथ हो जाएंगे, हाथ पैर हो जाएंगे। तो मॉर्निंग स्टिफनेस, और वो लगभग जो है हमारे पास में सुबह के जो है वो 30 मिनट रहती है। एंड स्टिफनेस आफ्टर इन एक्टिविटी जेल फिनोमिना, यानी कि जो स्टिफनेस होती है वो इन एक्टिविटी की तरह से होता है, जैसे जेल फिनोमिना। इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे सीमेंट होती है, उसको हम लगा देते हैं, एक जगह रखते हैं तो वो चीज़ फिक्स हो जाती है, तो वो उस तरीके से जो है वो काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्वेलिंग। स्वेलिंग की बात करें तो माइल्ड जॉइंट इफ्यूजन, मतलब फ्लूइड एक्युमुलेशन। स्वेलिंग की बात करें तो हमारे पास में जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, और उस जॉइंट्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, वहां पे हमारे पास में फ्लूइड जो है वो भर जाएगा। ठीक है, वो जॉइंट्स के अंदर जो है हमारे पास में फ्लूइड भर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट्स जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से जो फ्लूइड भर जाएगा। नेक्स्ट साइन सिम्टम्स आता है दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिटी। ऑफ कोर्स डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में बोन इनलार्जमेंट एंड जॉइंट जो है वो डिफॉर्मिटी मिलेगी। जॉइंट जो है वो हमारे पास में ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, और वहाँ पे हमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें, दैट इज कॉल्ड हेबर्डेन नोट्स एट डिजिटल इंटरफेजेज जॉइंट्स एंड बोचर्स नोट्स, दैट इज प्रोक्सिमल इंटरफेजेज जॉइंट्स में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये किस तरीके से जो है हमारे पास में जॉइंट्स में देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास में अगर मैं कहूँ, मैंने इसकी शायद इमेज भी बनाई थी या नहीं बनाई थी, छोटे छोटे जो हमारे पास में नोट्स बनने चालू हो जाएंगे। आई थिंक इसकी इमेज नहीं बनाई, बाकी मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास में कोई भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास में जॉइंट्स है, तो इस जॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में क्या होता है कि ये जो है हेडबैंड नोट्स, मतलब छोटे छोटे जो है वो नोट्स बन जाएंगे, साइडों के अंदर जो है वो नोट बन जाएंगे, और बिल्कुल जो है वो स्वेलिंग टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो शायद मेरे पास होगा भी ये चीज़, देखता हूँ मैं फोटोज के अंदर, ये रहा, बहुत अच्छा देखने को मिल गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि सारी चीज़, चलो मैं इसको अलग ही जगह ही ले लेता हूँ, ये अलग पेज लेंगे ताकि हमें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो, ये देखिए ये हो गया हमारे पास में जॉइंट्स। थोड़ा सा ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ऊपर के साइड में, ये आ गया हमारे पास में हेबर्डेंस नोड, और ये जो हेबर्डेंस नोड है वो हमारे पास में DIS, दैट इज कॉल्ड डिजिटल इंटरफेरेंजेस जॉइंट्स में हमें देखने को मिलता है। और जो हमारे पास में प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजेस जॉइंट्स में हमें देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बोथार्ड नोड्स। ये देखिए, और ये दोनों जो है वो हमारे पास में एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, इसलिए हेबर्ड्स नोड्स एंड बूचर्स नोट्स जो है वो ध्यान में रखिएगा। इसमें एग्जाम के अंदर जो चीज़ पूछी जाती है वो बेसिकली जो है वो हमारे पास में पूछी जाती है कि ये जो हमारे पास में नोट्स हैं, ठीक है, कौन सा नोट्स कहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो एक तो एग्जाम में आपको पूछा जाता है डायरेक्टली कि दैट इज कॉल्ड हेब्रेंड्स नोट्स एंड बूचर्स नोट्स जो है वो किस में देखने को मिलते हैं। सेकंड पूछते हैं कि जो हेबर्स नोट्स है वो किस में देखने को मिलेंगे, तो ये हमारे पास में जो है वो डिजिटल इंटरफेरेंजेस जॉइंट्स में हमें देखने को मिलेंगे, एंड जो बूचर्स नोट्स है वो हमारे पास में प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजेस जॉइंट्स में जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखना, दोनों जॉइंट्स जो है मैंने आपको यहाँ पे
कंप्लीट करवा दी। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन मतलब मोमेंट जो है वो हमारे पास में धीरे धीरे जो है वो स्लो हो जाएगा। ऑफ कोर्स मोमेंट जो है हमारे पास में धीरे धीरे जो है वो स्लो हो जाता है ड्यू टू पेन, स्टिफनेस एंड ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन, स्टिफनेस एंड पेन की वजह से जो हमारे पास में रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएंगे। देन क्रिप्टस। क्रिप्टस मतलब अगर जैसे आप बोन को मूवमेंट करोगे तो कट कट की सी आवाज आएगी। वो किस लिए कि दोस्तों जो हमारे पास में स्पर्श था, जो ओवर ग्रोथ हो चुकी थी, वो अब धीरे धीरे जो है वहां पे टच करेंगे, जिसकी वजह से ग्रेंटिंग एंड क्रैकिंग साउंड ड्यूरिंग द जॉइंट मूवमेंट। जॉइंट को आप मूवमेंट करोगे तो कट कट टक टक की आवाज जो है वो आएगी, जिसको बोलते हैं क्रिप्टस। नेक्स्ट आ गया मसल्स वेस्टिंग। तो अराउंड अफेक्टेड जॉइंट्स में जो है हमारे पास में डिफ्यूज की वजह से जो है वो मसल्स की जो है वेस्टिंग मतलब वो खींच सी जाती है। तो ये हमारे पास में कुछ साइन सिम्टम्स हैं जो हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। किस तरीके से जो है वो हम कंफर्म करेंगे कि इस पर्सन को जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि क्लास जो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए ठीक है, हो ही गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करके इसको फिनिश करना चाहूंगा। सबसे पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे दोस्तों, हम जो है वो पेन जो होता है उसका पैटर्न, वो सारी चीज देखेंगे। तो पेन का पैटर्न किस तरीके से है, मोमेंट पे जो है वो होता है या नहीं होता है, स्टिफनेस कब रहती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग रहती है, कितने टाइम तक रहती है, फिर वो स्टिफनेस दूर कैसे होती है, वो सारी चीजें। एंड डिफॉर्मिटीज, वो सारी चीजें जो हम देखेंगे। एंड ऑब्जर्वेशन एंड पैल्पेशन ऑफ बोनी इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस। ऑब्जर्वेशन करेंगे एंड उसको पैल्पेट करेंगे तो वहां पे बोन इनलार्जमेंट और टेंडरनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इमेजिंग स्टडी, मतलब एक्सरे वगैरह इस तरीके से हम देखेंगे। तो क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास में आता है एक्सरे फाइंडिंग। और एक्सरे फाइंडिंग में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, पहली तो चीज देखने को मिलेगी जॉइंट स्पेस नैरोइंग। भाई जितना जो है हमारे पास में जॉइंट के अंदर स्पेस होना चाहिए, दोनों बोन के बीच में जितना स्पेस होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये दोनों बोन है तो इन दोनों के बोन के बीच में मान के चलिए इतना स्पेस जो है वो होना चाहिए। अब इतना स्पेस न होके जो है वो इतना ही बचा है। तो सबसे पहले एक्सरे में हमें क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी कि जो जॉइंट स्पेस है वो हमें कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन। भाई जो हमारे पास में जॉइंट्स के जो कॉर्नर है वहां पे हमें जो है वो ओस्टियोफाइट मतलब छोटी छोटी जो है वो बोन ग्रोथ दिखना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सबकॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस, मतलब बोन की जो है वो थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है। और लास्ट आता है सबकॉन्ड्रियल सिस्ट, वहां पे छोटी छोटी जो है वो ओवरग्रोथ सिस्ट टाइप से जो है वो बन जाती है। तो ये हमें एक्सरे के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो पहला तो आ गया हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन या हिस्ट्री के अंदर जो हम पेन का पैटर्न वगैरह किस तरीके से वो सारी चीज देख रहे हैं। देन इमेजिंग कराएंगे जिसके अंदर हमने क्या किया दोस्तों, एक्सरे करवाया, और एक्सरे के अंदर हमें ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेबोरेटरी टेस्ट। हालांकि लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो इतना सिग्निफिकेंट हमारे पास में इसके अंदर यूज नहीं होता है, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ओस्टियोआर्थराइटिस है या फिर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, यानी कि आर्थराइटिस जो है वो ओस्टियोआर्थराइटिस है या इन्फ्लामेटरी है। क्योंकि इन्फ्लामेटरी होगा तो वहां पे हमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, सीबीसी बढ़ी हुई मिलेगी, वो सारी चीजें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ओस्टियोआर्थराइटिस है ना तो वहां पे ये ज्यादा चीजें देखने को जो है वो नहीं मिलेगी। जो हमारे पास में टीएलसी डीएलसी वो सारी चीजें जो है वो नॉर्मल मिलेगी। तो ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो है वो नॉर्मली हमारे पास में टेस्ट जो है वो नॉर्मल रहते हैं, बट हाँ हमें ये पता चल जाता है हेल्प डिफरेंशिएट फॉर्म इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, यानी कि इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के अंदर हमें ईएसआर एरिथ्रोसेगमेंटेशन रेट, देन उसके बाद सीआरपी, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये दोनों जो है वो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के अंदर जो है वो इंक्रीज मिलेंगे और ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो है वो हमें नॉर्मल मिलेंगे। एंड साइनोवियल फ्लूइड के अंदर देखेंगे तो वो क्लियर, विस्कस एंड नॉन इन्फ्लामेटरी मिलेगा, क्योंकि तो बोन की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। अगर हमने ओस्टियोआर्थराइटिस को ठीक नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन आ गया क्रोनिक पेन एंड डिसेबिलिटी। क्रोनिक पेन होगा और डिसेबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी एंड इमोबिलिटी। डिफॉर्मिटी और इमोबिलिटी जो है वो हो जाएगी, ऑफकोर्स डिफॉर्मिटी हो जाएगा, फिर जॉइंट्स जो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। एंड मसल्स वीकनेस एंड वेस्टिंग, अगर आपने ट्रीट नहीं किया गया तो मसल्स वीकनेस एंड वेस्टिंग हो जाएगी। एंड डिप्रेशन ड्यू टू क्रोनिक इलनेस,
और ऑफ कोर्स उस जॉइंट की वजह से जब जॉइंट हिलेगा डुलेगा नहीं, मूवमेंट ही नहीं करेगा, तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से डिप्रेशन तो आना ही आना है, क्योंकि वो क्लाइंट सोचेगा कि ये मेरे अंदर जो है वो क्या हो गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बात करेंगे। मैनेजमेंट में हम तीनों मैनेजमेंट लेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में मतलब पहले हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लेंगे, फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लेंगे, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट एंड देन नर्सिंग मैनेजमेंट करके इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट में बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से हमारे पास में तात्पर्य है कि बिना कोई मेडिसिन के हम मैनेज किस तरीके से करेंगे। क्लियर है? बिना कोई दवाई दिए हम इस ओस्टियोआर्थराइटिस को कैसे मैनेज करेंगे, वो आ गया हमारे पास में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन इन द सेंस कि हम उनको ये बताएंगे कि ये डिजीज जो है वो क्यों हो चुकी है, किस तरीके से होती है और किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो पेशेंट एजुकेशन हमारे लिए जो है वो सबसे मस्ट है। एक्सप्लेन डिजीज प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट प्रोटेक्शन, यानी कि हमारे पास में ये जो पेशेंट जो है हमारे पास में डिजीज है उसके बारे में बताएंगे कि ये डिजीज जो है वो किस तरीके से होती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंजेस होती है, किस तरीके से हम उसको जो है वो ठीक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकंड चीज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, पहली चीज तो वेट रिडक्शन करेंगे। मतलब जो ओबिसिटी की वजह से हमारे पास में दोस्तों जॉइंट पेन होता, तो वेट का रिडक्शन करेंगे। वेट रिडक्शन करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज लोड ऑन वेट बियरिंग जॉइंट्स। जो हमारे पास में वेट बियरिंग जॉइंट्स है, अब वेट बियरिंग जॉइंट्स कौन से हो गए दोस्तों, हिप हो गया है, नी हो गया है, यानी कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है वजन आता है। तो जो वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर का लोड जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, वेट रिडक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अवॉइड एक्सेसिव एंड रिपीटेटिव जॉइंट स्ट्रेंस, यानी कि हमें जो है वो एक्सेसिव और बार बार जो है वो जॉइंट के स्ट्रेन को जो है वो पेन नहीं देना है, मतलब ज्यादा जो है उस पर वजन नहीं डालना है। एंड यूज असिस्टिव डिवाइस, जैसे कि जब हम चलेंगे तो नी ब्रेस बांधेंगे या स्टिक से, ताकि उस जॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास में उतना लोड ना आ पाए। तो ये हो गया हमारे पास में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। थर्ड आ गया हमारे पास में एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी जिसके अंदर आता है हमारे पास में सबसे पहली चीज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे टू मेंटेन मोबिलिटी। देखो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज मतलब, एक्सरसाइज का मतलब वो नहीं है जो हम जिम में जाके करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में मेन चीज एक्सरसाइज का मीनिंग हो गया है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, मतलब हल्का हल्का जो है वो हम हाथ पैरों को जो है मूवमेंट करेंगे ताकि उसकी स्टिफनेस जो है वो ना हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मसल्स स्ट्रेंथनिंग स्पेशली क्वाड्रिसेप्स फॉर नी ओस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि मसल्स की जो है वो हम स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग करेंगे उससे क्या होगा कि उससे हमारे पास में उस मसल्स के अंदर जो है वो मजबूती आएगी। और स्पेशली जो हमारे पास में नी ओस्टियोआर्थराइटिस होता है उसके अंदर हम जो है वो स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग आपको पता ही है, जब भी कोई धावक होता है या जो कोई भी मैदान पे जाता है तो वो स्ट्रेचिंग करता है ताकि वहां पे जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्टिविटी। लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्टिविटी इन द सेंस जहां पे हमारे पास में जो है वो ज्यादा चीजें हल्के फुल्की चीजें जैसे स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग, वॉकिंग, वो सारी चीजें, ये हो गया हमारे पास में एक्सरसाइज थेरेपी। नेक्स्ट आता है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में हम क्या करते हैं दोस्तों, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। ध्यान रखना ये भी काफी बार जो है वो क्वेश्चन आया गया है, ओस्टियो आर्थराइटिस के अंदर जो है वो कौन सी चीज देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो हीट थेरेपी को करके आते हैं, बहुत सारे जो है वो हमारे पास में कोल्ड थेरेपी को करके आते हैं। जबकि ऑप्शन क्या क्या आता है सुनिए, ऑप्शन आता है हमारे पास में ओस्टियो आर्थराइटिस के अंदर कौन सी थेरेपी दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन हीट थेरेपी, सेकंड ऑप्शन कोल्ड थेरेपी, थर्ड ऑप्शन बोथ हीट एंड कोल्ड थेरेपी एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार दोनों तो नहीं होनी चाहिए, तो वो हीट और कोल्ड पे एक एक पे कहीं ना कहीं टिक करके आते हैं। जब पता चलेगा तो वो कहेंगे कि हीट वाला फील्ड लड़ता रहता है कि नहीं हीट थेरेपी देते हैं मुझे पता है, कोल्ड वाला कहेगा कि नहीं कोल्ड थेरेपी देते हैं मुझे पता है। जबकि दोनों थेरेपी दी जाती है। अभी नर्सिंग मैनेजमेंट में देखना दोनों चीज आएगी, इसके अंदर हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी दोनों थेरेपी जो है वो दी जाती है। हीट थेरेपी दी जाती है रिलीव स्टिफनेस, स्टिफनेस को जो है वो रिलीव करने के लिए, और कोल्ड थेरेपी दी जाती है हमारे पास में रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए। तो ये दो थेरेपी जो है वो दी जाती है। एंड अल्ट्रासाउंड और टेंस फॉर
पेन रिलीफ। ठीक है, अल्ट्रासाउंड और टेंस। टेंस आपको बताइए दोस्तों, पेन के लिए जो है वो हमारे पास में किया जाता है ट्रांसक्यूटेनियस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये हो गया हमारे पास में ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। कभी ना कभी आपने अपनी ज़िंदगी में टेंस थेरेपी लिया ही होगा। जब कभी हमारे पास में बोन का बहुत ज़्यादा जो हो पेन हो जाता है तो हम टेंस थेरेपी लेते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब हेल्प अडेप्ट ऑफ डेली एक्टिविटीज यूज ऑफ एड्स, मतलब किसी भी चीज़ की सहायता से हम जो है वो अपनी डेली एक्टिविटी को जो है वो ठीक कर सकें। यह आ गया हमारे पास में ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ये हो गया हमारे पास में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले पेशेंट को एजुकेशन दी, उसको बताएंगे कि ये चीज़ क्यों होती है, क्या इसकी वजह से हुआ। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब अब जो चीज़ हो चुकी है अब इसको हम किस तरीके से अपनी लाइफ को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आपको कौन कौन सी और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करनी है। फिजिकल थेरेपी के बारे में हीट एंड कोल्ड थेरेपी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों पूछाते हैं, हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी दोनों दी जाती है। हीट थेरेपी जो है वो स्टिफनेस को रिलीव करने के लिए और कोल्ड थेरेपी जो है वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। अच्छे तरीके से रट लीजिए। कई बार ये भी चीज़ पूछ लेते हैं कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या दिया जाता है, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में जो है वो कोल्ड थेरेपी देते हैं। ये तो आपको पता है कि अगर हीट देंगे तो इन्फ्लामेशन ज़्यादा होगा। एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसके अंदर जो हम डेली एक्टिविटी को जो है वो डेली एक्टिविटी करने के लिए किसी भी चीज़ को यूज में लेते हैं, वो आ गया हमारे पास में ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमारे पास में इन द सेंस कि कोई भी मेडिसिन देके किसी चीज़ को ठीक किया जाता है, वो हो गया हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहली चीज़ आ गई दोस्तों एनाल्जेसिक, और एनाल्जेसिक में हम देते हैं पैरासीटामोल फर्स्ट लाइन फॉर माइल्ड पेन। अगर शुरू में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द है तो पैरासीटामोल जो है वो दी जाती है। हालांकि आजकल पैरासीटामोल का यूज बहुत कम हो गया, क्यों? क्योंकि पहली बात तो है कि पैरासीटामोल जो है हमारे पास में हिपेटोटॉक्सिक होती है, और पैरासीटामोल जो है वो ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा जो है वो डेंजर या सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करती है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो होता किस में है, ओल्ड एज में है। तो वहाँ पे डबल रिवर्स इफेक्ट हो जाता है। एक तो क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो ओल्ड एज में हो रहा है, दूसरी चीज़ हम ये भी कह रहे हैं कि पैरासीटामोल ओल्ड एज में नहीं देनी चाहिए, और तीसरी चीज़ हम कह रहे हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में माइल्ड पेन में हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि पैरासीटामोल जो है वो उसको नहीं दी जाती है। ठीक, तो एनाल्जेसिक की बात करें तो पैरासीटामोल फर्स्ट लाइन फॉर माइल्ड पेन। सेकेंड आता है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, NSAID जो है वो ड्रग्स दी जाती है। ये सबसे मेन चीज़ है, ड्रग ऑफ चॉइस है, यही सबसे ज़्यादा दी जाती है, जैसे कि आइबोप्रोफेन है, डाइक्लोफेनिक है, नेक्सापर नेपोक्सोसिन है, ये सारी चीज़ें। एंड फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन, लेकिन ये जो है वो हमेशा सावधानी के साथ जो है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टॉपिकल एजेंट, भाई घर पे लगाते ही हैं, बड़े बुजुर्ग जो है वो रोज़ घुटनों पे कुछ ना कुछ जो है वो लगाते हैं। तो टॉपिकल एजेंट में हमारे पास में आ गया कैप्सिसिन क्रीम आ गया, या टॉपिकल एनेसिएट जैसे डाइक्लोफेनिक जेल है, ये सारी चीज़ें जो है वो आती है। नेक्स्ट आता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इन द सेंस कि उस साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है। अब वो हमारे पास में जो है वो दो तरीके के लगाते हैं, एक लगाते हैं हमारे पास में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, और सेकेंड हमारे पास में लगाते हैं दोस्तों हाई एल्यूरिक एसिड के। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड लगाया जाता है फॉर एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन को या सडनली जो इन्फ्लामेशन होता है उसको ठीक करने के लिए हम स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाते हैं। एंड हाई एल्यूरिक एसिड लगाता है इंप्रूव लुब्रिकेशन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। जो हमारे पास में ग्रीस एक तरीके से खत्म हो गया, ठीक है, उसको इंप्रूव करने के लिए हम हाई एल्यूरिक एसिड जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये बेसिकली दो इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और हाई एल्यूरिक एसिड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज ग्लूकोसेमिन एंड कॉन्ड्रेटिक सल्फेट। ग्लूकोसेमिन एंड कॉन्ड्रेटिक सल्फेट, ये हमारे पास में क्या होता है, जो कार्टिलेज डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने में जो है वो हेल्प करता है, लेकिन ये बेनिफिट जो है उसके वेरी करते हैं, किसी में हेल्प कर लेता है, किसी में जो है वो नहीं करता है। ये हो गया हमारे पास में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास में जो है बेसिकली क्या किया जाता है दोस्तों, सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास में पहली चीज आती है दैट इज कॉल्ड
ये जब हमारे पास में ऊपर वाली फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों चीज़ें जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कि दोनों जो है हमारे पास में नहीं चलती है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सर्जिकल मैनेजमेंट में जाते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में पहली चीज़ आती है हमारे पास में आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो भी हमारे पास में चीज़ें जो फ्रेगमेंट हुआ था या जो हमारे पास में क्रिस्ट बने थे, स्पर्श बने थे, उनको जो है वो रिमूव किया जाता है। तो इसमें डिब्राइमेंट किया जाता है, रिमूवल ऑफ लूज कार्टिलेज एंड फ्रेगमेंट्स, यानी कि जो लूज कार्टिलेज के फ्रेगमेंट्स थे उनको जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, रिमूव करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में डिब्राइमेंट करते हैं, राइट। ऑर्थ्रोस्कोपी करते हैं। ऑर्थ्रोस्कोपी आपने देखा होगा इस तरीके से, दोनों जैसे लेप्रोस्कोपी होता है, दोनों ने जो है वो कैथेटर वाले और बाकी चीज जो है वो राउंड वाले इसके अंदर जो है वो डाले जाते हैं। फ्लूइड चलता रहता है और सामने मीटर के ऊपर जो है वो सारी चीजें, या हम कहें एलईडी के ऊपर सारी चीजें जो है वो देखते रहते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड ओस्टियोटोमी। ओस्टियोटोमी में क्या करते हैं, सिंपली ओस्टियोटोमी में क्या करते हैं कि जो हमारे पास में गैप खत्म हो गया था, जैसे ये हमारे पास में गैप है, ठीक है, अब ये गैप खत्म हो गया, तो इस गैप को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बाकी वाला दूसरा वाला हिस्सा है उसको हम जो है वो रिड्यूस करते हैं। इसको देखिए, रीअलाइनमेंट ऑफ बोन टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द जॉइंट्स। अब देखो ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो गया, सिंपली ये देखिए, ये दो बोन है, एक ये बोन है और एक ये बोन है, दोनों बोन आपस में यूं जुड़ी हुई है, ठीक है, मोमेंट होता नहीं है इनमें, ठीक है, ऐसे मोमेंट जो है वो होता नहीं है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस बोन का हिस्सा इतना सा काट के हम जो हो इसको छोटा कर देंगे। अब ये इतना सा हिस्सा काट के जो हो छोटा कर देंगे तो इतना स्पेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं ओस्टियोटोमी। क्लियर है। पहला था हमारे पास में ऑर्थ्रोस्कोपी। ऑर्थ्रोस्कोपी में तो जो भी हमारे पास में फ्रेगमेंट्स थे या जो चीजें अननेसेसरी डेवलप हो चुकी थी उसको हम हटाते हैं। ओस्टियोटोमी में हम क्या करते हैं, ओस्टियोटोमी में हमारे पास में आ जाएगा कि ये जो बोन है, ठीक है, ये बोन को जो है वो इतना हिस्सा काट दिया, देगा इतना हिस्सा काट दिया, तो ये जो बोन के बीच में बिल्कुल गैप नहीं था, अब इतना हिस्सा काटने के बाद ये जो बोन, सपोज कीजिए ये हमारे पास में जो है वो कितनी है, जैसे मैं बात करूं कि ये हमारे पास में दोस्तों एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर की बोन है और हमने इतना हिस्सा काट दिया, मतलब 2 सेंटीमीटर का हमारे पास में काट दिया। अब ये बोन कितने की बच गई, 28 सेंटीमीटर की बच गई, तो ये बोन बच गई, तो यहाँ पे हमारे पास में स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोटोमी। क्लियर है। नेक्स्ट और थर्ड आ जाता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी में आपको पता ही है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट। जो जॉइंट खराब हो गया उसको रिप्लेस कर दो। भाई जो जॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये जो है वो हमारे पास में डैमेज वाला जॉइंट है, पूरा जो है वो यहाँ पे कार्टिलेज खत्म हो चुका है, यहाँ पे जो है पूरी बोन डैमेज हो चुकी है, रफ एजेज हो चुके हैं, रिंकल्स हो चुके हैं। तो इसके लिए हमारे पास में स्टेनलेस स्टील के जो है वो जॉइंट्स डाल दिए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के जो है वो जॉइंट डाल दिए जाते हैं। जिस जॉइंट में भी दिक्कत है, जैसे TKR हो गया, मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट हो गया, ऐसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट, THR TKR, वो सारी चीज़ें। फॉर पेन रिलीफ एंड रिडक्शन ऑफ मोबिलिटी और पेन को जो हो रिड्यूस करने के लिए, जब ऑर्थ्रोस्कोपी ऑस्टियोटोमी दोनों काम नहीं करते हैं तो हम जो है वो आर्थ्रोप्लास्टी जो है वो करते हैं। लास्ट एंड फाइनली आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट में हमारे पास में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, असेस पेन, स्टिफनेस, जॉइंट फंक्शन एंड एक्टिविटी लिमिटेशन। ये हमारे पास में जो है वो फर्स्ट चीज आती है, यानी कि सबसे पहले हम पेन को असेस करते हैं, स्टिफनेस किस तरीके से और कितनी है वो सारी चीजें देखते हैं, जॉइंट फंक्शन को हम देखते हैं कि किस तरीके से कितना जो है वो जॉइंट है के अंदर फंक्शन है, और एक्टिविटी लिमिटेशन मतलब कितना जो है वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कुछ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, वो सारी चीज़ें जो है हम असेस करते हैं। एंड इवेलुएट इमोशनल स्टेटस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। क्लाइंट की जो है वो इमोशनल स्टेटस को असेस करते हैं, कितनी एंजाइटी है, कितना डिप्रेशन है, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद जो है हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में हमारे पास में क्या क्या डायग्नोसिस बनेंगे, पहला तो हमारे पास में पेन का ही बन जाएगा, क्रोनिक पेन रिलेटेड टू जॉइंट डिजनरेशन। अब नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो मैंने ऑलरेडी नंदा के अंदर जो है वो सारी चीज़ बता दी थी। नंदा की अलग से मैंने क्लास भी बुलेट सीरीज के अंदर ली है, वहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर जो है वो क्या चीज़ होनी चाहिए। तो इसके अंदर देखिए क्रोनिक पेन रिलेटेड टू जॉइंट डिजनरेशन, जॉइंट डिजनरेशन की वजह से हमारे पास में जो है वो क्रोनिक पेन होता है। सेकेंड आता है हमारे पास में इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू जॉइंट स्टिफनेस। ऑफ कोर्स जॉइंट स्टिफनेस की वजह से हमारे पास में जो है वो मोबिलिटी इंपेयर्ड होती है। थर्ड, सेल्फ केयर डेफिशिएंट रिलेटेड टू लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। जब हम
अपनी हड्डियों को काम में नहीं ले सकते या कार्य नहीं कर सकते, तो ऑफकोर्स सेल्फ केयर डेफिशिएट तो होगा, खुद की देखभाल भी हम नहीं कर पाते हैं। एंड नॉलेज डेफिशिएट अबाउट डिक्रीज डिजीज मैनेजमेंट। अब नॉलेज नहीं होगा उस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में, हर को तो हर चीज़ें नॉलेज नहीं होती है, तो उसकी वजह से उसको जो है वो एंजाइटी होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आ गई। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में इंटरवेंशन कैसे कैसे करेंगे। तो इंटरवेंशन में हमारे पास में सबसे पहले चीज़ आ गई पेन मैनेजमेंट। तो पेन मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक, जो भी एनाल्जेसिक दी गई है, चाहे वो NSAID हो, चाहे वो हमारे पास में पैरासीटामोल हो, जो भी एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब की गई है वो सारी एनाल्जेसिक देंगे। देन अप्लाई हीट एंड कोल्ड एज इंडिकेटेड, जो भी चीज़ हमें बताई गई है हॉट एंड कोल्ड जो है वो देंगे। अगर हमारे पास में इन्फ्लामेशन है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कोल्ड देते हैं। देन अगर हमारे पास में स्टिमनेस है तो हीट देंगे। देन एनकरेज रेस्ट प्रोवाइड बिटवीन द एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बीच बीच में जो है हमें रेस्ट प्रोवाइड करना है। सेकंड, हमें जो है वो मोबिलिटी को इंप्रूव करना है, प्रोमोट मोबिलिटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम करते हैं एनकरेज जेंटल एक्सरसाइज, यानी कि नॉर्मली जो है वो हम एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट, यूज असिस्टिव डिवाइस फॉर वॉकिंग, चलने फिरने के लिए जो भी हमारे पास में डिवाइसेज है वो लेंगे। एंड एनकरेज करेक्ट पोस्चर एंड जॉइंट अलाइनमेंट, प्रॉपर और जॉइंट अलाइनमेंट को जो है वो एनकरेज करेंगे। नेक्स्ट आता है सेल्फ केयर डेफिशिएट के लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ केयर डेफिशिएट को अब हमें प्रमोट करना है, तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई एनवायरनमेंट फॉर इजी असेस राइज टॉयलेट चीज, यानी कि जो भी हमारे पास में एक्टिविटी है उसको हम इस तरीके से एसेसेबल बनाएंगे कि हम वो सारी चीज़ें खुद से कर सकें। जैसे टॉयलेट सीट को ऊपर कर दिया है, नहाने के लिए भी इस तरीके से सीट का अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटी को देख सके। एंड टीच एनर्जी कन्वर्जेंस टेक्निक, यानी कि अपनी एनर्जी को किस तरीके से कन्वर्ट कर पाओगे उसके बारे में जो है उनको टीच करोगे ताकि वो अपनी जो है वो सेल्फ केयर कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट में आ गया हमारे पास में बैलेंस डाइट विथ वेट कंट्रोल। बैलेंस डाइट देंगे और वेट कंट्रोल करेंगे। वेट कंट्रोल किस लिए, क्योंकि वजन जो है वो कम से कम पड़े। एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन में उसको बताएंगे अवॉइड हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो है वो नहीं करनी है जिसकी वजह से वहाँ पे पर्टिकुलर उस जॉइंट पे जो है वो ज़्यादा पेन हो। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ एडेरेंस टू मेडिकेशन एंड एक्सरसाइज, यानी कि जो हमारे पास में मेडिकेशन और एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताएंगे। एंड रेगुलर फॉलोअप विथ फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट से जो है वो हम रेगुलर फॉलोअप करेंगे। ये हो गया हमारे पास में हेल्थ एजुकेशन। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन आपको पता ही दोस्तों किस तरीके से हम जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से जो है वो प्रिवेंशन या बचाव कर सकते हैं। तो हमारे पास में पहली चीज़ आती है मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। जो आइडियल बॉडी वेट है, जो BMI के अनुसार जो हमारे पास में बॉडी वेट है उसके अनुसार हम जो है वो बॉडी वेट रखेंगे। एंड अवॉइड रिपीटेटिव जॉइंट्स ट्रॉमा, अगर किसी को कोई ट्रॉमा हो चुका है, नी इंजरी हो चुकी है, तो उसको दोबारा होने की वो संभावना नहीं करेंगे या दोबारा जो है वो नहीं होने देंगे। नेक्स्ट होता है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मतलब जो भी हम कार्य करें डेली एक्टिविटी की उसको आप रेगुलर करें। अगर आप एक जगह बैठ ही जाओगे तो वो फिर बैठा ही रह जाएगा। आपने देखा हो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल लेते हैं, वरना एक बार अगर जुड़ गए तो जुड़ ही जाएंगे। नेक्स्ट, करेक्ट पोस्चर एंड एरोगोनॉमिक्स, यानी कि जो हमारे पास में बैठने उठने की पोजीशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एंड एडुकेट कैल्शियम एंड विटामिन डी इंटेक्ट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोग्नोसिस, मतलब कितना जो है वो हमारे पास में इससे बचाव वगैरह संभव है। तो प्रोग्नोसिस की बात करें तो दोस्तों क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव बट मैनेजेबल विथ प्रॉपर केयर। हालांकि ये जो है वो हमारे पास में क्रोनिक डिजीज है एंड प्रोग्रेसिव डिजीज है। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, 1-2 दिन वाली चीज़ नहीं है कि 2 महीने में ठीक होगी, 4 महीने में ठीक होगी, नहीं, 10-10 15-15 साल तक चलने वाली चीज़ है। एंड प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव इन द सेंस लगातार जो है वो बढ़ती रहती है। इस साल कम दर्द है, आगे साल और ज़्यादा होगा, फिर और ज़्यादा होगा। तो ये जो है वो क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव डिजीज है, ठीक है। बट इसको अगर प्रॉपर केयर की जाए तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एंड अर्ली ट्रीटमेंट एंड लाइफ स्टाइल चेंजेज कैन डिले प्रोग्रेशन एंड मेंटेन
फंक्शन। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट जितना जल्दी हम शुरू कर देंगे उतना ही जो है वो हम आगे की प्रोग्रेशन यानी कि डिजीज जो है वो फिर वर्स ना हो जाए, खतरनाक ना बन जाए, उसको हम पहले ही जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका प्रोग्नोसिस तो है, हालांकि डिजीज जो है वो क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव है, बट अगर प्रॉपर केयर करेंगे, अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे तो हम इसको आसानी से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारे पास में क्लास दैट इज कॉल्ड ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो फिनिश होती है। क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हुई है, लेकिन हमने इसका पूरा डिटेल जो है वो हमने देखी है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में बताइएगा। देन उसके बाद और भी कोई टॉपिक हो जो आप पढ़ना चाहते हो उसके बारे में बताइएगा, उसको भी हम जो है वो जल्दी ही लेके आएंगे। इसी के साथ दोस्तों अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।